स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 13 चैप्टर, जिसका नाम है स्नेह अध्याय। अब स्नेह अध्याय में सबसे पहला टॉपिक क्या है? स्नेह की योनियाँ। तो स्नेह की कितनी योनियाँ होती हैं? स्नेह की 2 योनियाँ होती हैं, एक होती है स्थावर और एक होती है जांगम। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, कि स्नेह की कितनी योनियाँ होती हैं? स्नेह की 2 योनियाँ होती हैं, मतलब स्थावर और जांगम। इसका अर्थ है कि स्नेह हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब इसकी उत्पत्ति। तो स्नेह की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है? एक तो स्थावर मतलब प्लांट ओरिजिन है, और जांगम मतलब क्या होता है? एनिमल ओरिजिन। जैसे स्थावर में क्या आ जाएगा? तिल, सरसप, प्रियाल, ये सब आ जाएंगे प्लांट। और जंगम में क्या आ जाएगा? मछली, मृग, पक्षी। इन सब से जो स्नेह प्राप्त होगा वो किस में आएगा? जांगम योनि में। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? तिल तैल और एरंड तैल के बारे में बताया गया है। तो तिल तैल के लिए क्या बोला गया है? सर्वेषां तैल जाता नाम तिल तैल विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चा अग्रम एरंडम तु विरेचनम। इसका अर्थ क्या होता है कि जो तिल तैल होता है, तिल तैल वो क्या क्या करता है? जो तिल तैल होता है वो सभी में श्रेष्ठ होता है। पहला पॉइंट क्या है? सभी तैलों में श्रेष्ठ है। कौन सा तैल? तिल तैल। और दूसरा क्या बोला गया तिल तैल के लिए? कि ये क्या करता है? बलार्थ होता है, मतलब बल प्रदान करता है। और क्या करता है? स्नेहन करता है। बलार्थ होता है और स्नेहन करता है। तो क्या लिखा है? तैल विशेष्यते मतलब सबसे श्रेष्ठ होता है, और बलार्थ और स्नेहन करता है। ये कौन सा होता है? तिल तैल। अब अगला क्या आता है? एरंड तैल। तो एरंड तैल क्या करता है? एरंड तैल विरेचन में श्रेष्ठ होता है। तो एरंड तेल के लिए क्या बोला गया है? विरेचन में कौन सा श्रेष्ठ होता है? एरंड तैल विरेचन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो आता है स्नेह के भेद। स्नेह के भेद। स्नेह के भेद कितने बताए गए हैं? स्नेह के 4 टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 टाइप? घृत, तैल, बसा और मज्जा। ये क्या बताए गए हैं? स्नेह के 4 टाइप बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इन 4 जो टाइप हैं उनकी श्रेष्ठता या अलग अलग इनके गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सर्पी की श्रेष्ठता, कि घृत की क्या श्रेष्ठता है। तो उसके लिए क्या बोला गया है? जो 4 स्नेह होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ घृत को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो घृत होता है वो संस्कार का अनुवर्तन करता है। मतलब अगर हम इसको किसी द्रव्य के साथ इसका संयोग कराएंगे तो ये उसके तो गुणों को अपने अंदर ले लेगा, लेकिन अपने गुणों को भी नहीं त्यागता है। ये होता है संस्कार अनुवर्तन। मतलब किसी और द्रव्य के साथ संस्कार करने पर ये उसके गुणों को तो ले लेता है, लेकिन अपने गुणों को भी नहीं त्यागता है। तो इसके लिए क्या बोला गया है? सर्पिस तैलम बसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। मतलब सर्पी, तैल, बसा और मज्जा सभी स्नेहों में उत्तम कौन होता है? घृत होता है। और क्यों होता है? एसु चा एव उत्तमा सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्, क्योंकि ये संस्कारों का अनुवर्तन करता है, इसीलिए सभी स्नेहों में श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? घृत। अब आता है घृत के गुण, कि सर्पी के क्या क्या गुण होते हैं। तो क्या बोला गया है? ये जो 4 हैं
सर्पी, तैल, बसा, मज्जा, इनके जो गुण हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, यूजी वालों के लिए भी और पीजी वालों के लिए भी। तो क्या बोला गया है? घृतम पित्त अनिलहरम, रस शुक्र औजसाम हितम, निर्वापणम मृदुकरम, स्वर बड़ प्रसादनम। इसका अर्थ होता है पित्त और बात को हरने वाला होता है। रस शुक्र ओज के लिए हितकर होता है, रस शुक्र ओज के लिए हितकर होता है, मतलब इनको बढ़ाता है। निर्वापण, निर्वापण का अर्थ क्या बोला है? निर्वापण का अर्थ होता है कि ये दाह शामक होता है। घृत कैसा होता है? दाह को कम करता है। मृदु करता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर वर्ण को प्रसादित करता है। ये वाला कोडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्वर वर्ण प्रसादन और निर्वापण, पीजी वाले स्टूडेंट के लिए। अब आता है तैल के गुण। तो तैल के क्या क्या गुण बोले गए हैं? मारुतग्नम, नाचा श्लेष्म वर्धनम, बल वर्धनम, त्वचमूषणम स्थिरकरम, तैलम योनि विशोधनम। मतलब तैल क्या क्या करता है? तो हम लोग बाघ भट्ट में भी मतलब अष्टांग में पढ़ के क्या आए हैं, इनका चिकित्सा सूत्र पढ़ के आए थे कि तैल किसकी श्रेष्ठ औषधि है? बात की। घृत किसकी है? पित्त की। मधु किसकी है? कफ की। तो क्या कह रहा है कि तैल जो होता है वो मारुतग्नम मतलब बात को हरता है, क्योंकि तैल तो बात की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो जब बात को कम करेगा तो क्या करेगा? श्लेष्म को बढ़ाएगा। फिर क्या? बल को बढ़ाएगा। अगर कफ बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तो कफ ही तो बल को बढ़ाता है, तो बल को बढ़ाएगा। इसके लिए बोला गया है। लेकिन जो तैल क्या करता है, ये याद करने का तरीका है कि बल को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि बात को कम कर रहा है। लेकिन तैल के लिए बोला क्या गया है कि ये बात को नहीं बढ़ाता है, ना ही श्लेष्म को बढ़ाता है, लेकिन बल को बढ़ा रहा है। ठीक है। और क्या बोला गया? त्वचमूषणम स्थिरकरम, त्वचा के लिए अच्छा होता है, स्थिरता लाता है और योनि का शोधन करता है। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है पीजी के लिए कि योनि का विशोधन कौन करता है? तो योनि का विशोधन तैल करता है। अब आता है बसा के गुण। बसा के लिए क्या बोला गया है? विद्ध भग्न आहत, भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, पौरुष उपचय स्नेह व्यायाम में चायस्यते बसा। इसके लिए बोला गया है कि विद्ध होने पर, भग्न होने पर, आहत होने पर, भ्रष्ट योनि कर्ण सिर में रुजा होने पर क्या करते हैं? हम बसा का प्रयोग करते हैं इन सब में। ये लाभकारी होता है। और क्या करता है? पौरुष उपचय मतलब पुरुषार्थ की वृद्धि करता है। और स्नेह व्यायाम चाय स्थिते बसा, जो व्यायाम कर रहे हैं उनके लिए ये श्रेष्ठ होता है। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब क्या आता है? अब आता है मज्जा के गुण। मज्जा के गुण क्या है? बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धना, मज्जा विशेषतो स्थानम चा बलकृत स्नेहने हिता। तो मज्जा के लिए क्या बोला गया है कि ये बल शुक्र रस श्लेष्म मेदा को बढ़ाता है, इन सब को ये बढ़ाता है मज्जा। और क्या करता है? मज्जा विशेष तो स्थानम चा बलकृत स्नेहने हिता, मतलब ये है कि जो मज्जा होती है वो अस्थियों को विशेष रूप से बल प्रदान करती है। क्योंकि मज्जा का अर्थ क्या होता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो ही तो हमारी अस्थि को बल प्रदान करेगी। तो बल कौन प्रदान करता है? बोन मैरो मतलब मज्जा। अब जिसको श्लोक नहीं याद होते हैं वो इस चार्ट को याद कर लें, हिंदी में जो दिया गया है।
क्या कहा गया है? जो घृत होता है वो पित्त, अनिलहर, रस, शुक्र, ओज के लिए हितकर होता है, निर्वापण करता है, मृदुकर, स्वर, वर्ण, प्रसादन, जो कि मैं श्लोक में आपको समझा कर आ चुकी हूँ। ऐसे ही तैल के लिए चार्ट दिया गया है, बसा के लिए दिया गया है और मज्जा के लिए दिया गया है। तो जिन बच्चों को श्लोक नहीं याद हो रहा है वो अपनी हिंदी से ये चार्ट पढ़ लें। अब अगला क्या आता है? ऋतुओं के अनुसार स्नेह का प्रयोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऋतुओं के अनुसार कब किस स्नेह का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोला गया है? सर्पी सर्दी, पातव्यम, बसा मज्जा च माधवे, तैलम प्रावरसी, ना अति उष्ण शीते स्नेह पीवे नरा। इसका अर्थ क्या है? शरद ऋतु में घृत का सेवन करते हैं, क्योंकि घृत किसकी श्रेष्ठ औषधि है? घृत पित्त शामक होता है। तैलम, घृतम, मधु, ऐसे करके आपने अष्टांग में पढ़ा होगा श्लोक। तो तैल बात की श्रेष्ठ औषधि होती है और जो घृत होता है वो किसकी होती है? पित्त की। तो ये पित्त शामक होता है और पित्त शामक श्रेष्ठ ऋतु कौन सी होती है? शरद। इसीलिए घृत का प्रयोग किस में करते हैं? शरद में। दूसरा क्या आता है? तैल। तैल का प्रयोग किस में करते हैं? प्रावृट ऋतु में करते हैं। प्रावृट ऋतु में क्यों करते हैं? क्योंकि प्रावृट जो होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, उसका प्रथम काल जो होता है वो होता है प्रावृट। तो इसमें क्या होता है? वायुमंडल में बहुत अधिक शीतलता आ जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? तैल का प्रयोग करते हैं उष्णता प्रदान करने के लिए। क्योंकि हम तैल के गुण में अभी पढ़ के आए, त्वचम उष्णम, मतलब जो तैल होता है वो उष्ण होता है। फिर आता है बसा और मज्जा। तो बसा और मज्जा का प्रयोग हम बसंत ऋतु में करते हैं। इसको क्या बोला गया है? माधव भी इसी को बोला गया है और बैसाख भी हम इसी को बोलते हैं, माधव और बैसाख। तो बसा मज्जा का प्रयोग किस में करते हैं? माधव में। अब हम बसा मज्जा का प्रयोग बसंत में ही क्यों करते हैं? क्योंकि आदान काल की मध्य ऋतु होती है और इसमें व्यक्ति का बल जो होता है वो भी मध्यम होता है। और अगली ऋतु कौन सी होती है? अगली ऋतु जो होती है उसमें बल और भी कम हो जाता है, इसीलिए बल को बढ़ाने के लिए हम मज्जा और बसा का प्रयोग बसंत ऋतु में ही करते हैं। तो मेन पॉइंट क्या हो गया? घृत का प्रयोग शरद में, तैल का प्रावृट में, बसा मज्जा का माधव मतलब बसंत या बैसाख में। ये हो गया हमारा ऋतु के अनुसार स्नेह का प्रयोग। अब लास्ट लाइन इसमें क्या बोली गई थी कि निषिद्ध किसमें है? स्नेहपान निषिद्ध कब है? जब अधिक उष्णता या अधिक शीत ऋतु होगी, तो क्या है? ये निषिद्ध है। अब एक पॉइंट आप लोग लिख लो कि स्नेहपान का अनुपान क्या होता है? स्नेहपान का अनुपान, अनुपान क्या होता है? घृत को किसके साथ देंगे? घृत को देंगे उष्ण जल के साथ। तैल को किसके साथ देंगे? तैल को देंगे हम यूस के साथ। और बसा और मज्जा, बसा मज्जा को देंगे मंड के साथ। तो ये क्या हो गया? इसका अनुपान हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। और जो स्नेह के जो गुण थे अलग अलग, वो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही अगला टॉपिक क्या आता है? स्नेह की प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो स्नेह अध्याय है 13 चैप्टर, वो यूजी और पीजी वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है।
तो स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी बोली गई हैं? 24। तो क्या क्या होता अगर हम किसी स्नेह को अन्न के साथ मिलाकर दे रहे हैं? किसके साथ मिलाकर दे रहे हैं? अन्न के साथ। तो वो क्या कहलाती है? प्रविचारणा कहलाती है स्नेह की। ओदनश्चा विलेपीचा रसो मांसम पयोदधि यवागु सूप शाक चायूसम काबलिक खंड सत्तु तिल पिष्टम चा मध्यम लेहस्त तथैव चा भक्ष्यम अव्यंजनम बस्तिस तथा चा उत्तर बस्तया गंडूसा कर्ण तैलम चा नस्ता कर्ण अच्छी तर्पणम चतुर्विंशतिर इति एता स्नेहस प्रविचारणा। तो ये 24 प्रकार की प्रविचारणा कौन सी है? ओदन, विलेपी, मांसरस, पया, दधि, यवागु, सूप, शाक, यूस, कावलिखंड, सत्तु, तिलपिष्टम, मध्य, लेह, भक्ष्य, अव्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्णतैल, नस्यकर्म, कर्ण तर्पण, अच्छी तर्पण। मतलब हम स्नेह का सेवन इन रूप में या इन सब में मिलाकर कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? स्नेह की प्रविचारणा, जो कितने प्रकार की होती है? 24। इसमें क्या क्या नहीं बोला गया है? ये पीजी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या नहीं बोला गया है? उसका कोड है आम पैक। आम से क्या होता है? आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती नहीं है इसमें। माँ से क्या नहीं है? माँ से मंड नहीं है। पे से पेया और का से कबल। गंडूस है लेकिन कबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ये पीजी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ये प्रविचारणा खत्म होती है। और अगर हम केवल शुद्ध स्नेह का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? केवल स्नेह। मतलब अगर हम केवल स्नेह दे रहे हैं, जैसे या तो केवल घृत पिला रहे हैं या केवल तेल पिला रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छपेय। उसका नाम क्या होता है? अच्छपेय। जो क्या होता है? शुद्ध स्नेह होता है, केवल स्नेह का प्रयोग, उसको क्या कहते हैं? अच्छपेय। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जो आगे वाले टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।